जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, आज से हमारी शून्य से शिखर सीरीज के मिस्ड क्वेश्चन सीरीज का भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है यह सीरीज आपको पसंद आएगी। आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न से। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की स्थापना किस वर्ष हुई? शुरुआत में जब IARI बना था तो वह ARI के रूप में इसका निर्माण हुआ था। ARI का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तत्कालीन लॉर्ड कर्जन ने इस इंस्टीट्यूट के बनने की सिफारिश की थी तथा उनके मित्र जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, हेनरी फिप्स। कई किताबों में इनका नाम फिलिप के नाम से भी मिलता है। तो दोनों व्यक्ति एक ही हैं, हेनरी फिप्स तथा फिलिप। हेनरी फिप्स ने इस संस्थान के बनने के लिए लगभग 9 लाख रुपए की धनराशि को दान स्वरूप दिया था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लगभग कितने पाउंड को उन्होंने दान स्वरूप दिया था। अगर आपसे पाउंड में पूछता है तो 30,000 पाउंड इन्होंने इस संस्थान को बनने के लिए दिया था, जो लगभग 9 लाख रुपए होती है। इसी कारण IARI की से निकलने वाली जितनी भी वैरायटी होती हैं उनके आगे हम पूसा लगाते हैं। P फॉर फिलिप, वो USA के रहने वाले थे इसलिए USA। फिलिप ऑफ USA इसका पूरा नाम है। तो पूसा सम्मान स्वरूप लगाया जाता है IARI से निकलने वाली सभी वैरायटियों के आगे। बात आती है कि IARI की स्थापना कब हुई। तो IARI की स्थापना सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में, कभी कभी आपसे नदी भी पूछ लेता है तो गंडक नदी के तट पर हुई थी। बात करते हैं 1904 की। तो 1904 में सर्वप्रथम इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई थी। अब 1905 इसका आंसर है, लेकिन एक चीज़ खास बात और हुई थी 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, क्योंकि अब तक क्या था कि IARI का नाम ARI के नाम से चल रहा था, इसके आगे इंडियन या इम्पीरियल की कोई भी नाम नहीं था। तो सन 1911 में सर्वप्रथम इसको IARI, I फॉर इम्पीरियल शब्द आगे लगा दिया गया, जिससे इसका नाम IARI हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। IARI को नई दिल्ली की पूसा रोड पर किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? बात है 1934 की। 1934 में पूरी तारीख है 15 जनवरी 1934। 15 जनवरी 1934। 15 जनवरी 1934 को एक भयंकर भूकंप बिहार में आ जाता है, जिस कारण IARI की जो बिल्डिंग होती है, मेन बिल्डिंग होती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप कह सकते हैं पूर्णतः नष्ट हो जाती है। इस कारण IARI को नई दिल्ली की पूसा रोड पर नई दिल्ली की पूसा रोड पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और तारीख होती है
29 जुलाई 1936। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1936। 1936 में IRI को नई दिल्ली पूसा रोड पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। IARI के पहले भारतीय निदेशक, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल या DG कौन थे? लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर BB पाल, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह या B विश्वनाथ जी। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने IARI बनने के लिए सिफारिश की थी। BP पाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BP पाल ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल थे। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। डॉक्टर अशोक कुमार जी वर्तमान 2023 में IARI के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ये वर्तमान में है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि IARI के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो IARI के पहले भारतीय निदेशक थे B विश्वनाथ जी। कौन थे? B विश्वनाथ जी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्ति की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी? ये रॉयल कमीशन की स्थापना 1926 में होती है। 1926 में होती है। किसके सहयोग से होती है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में सन 1926 में रॉयल कमीशन की स्थापना होती है। एक महत्वपूर्ण नाम और है जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह वही व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में इंपीरियल शब्द को इंडियन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। वह प्रस्ताव कब दिया गया था? सन 1946 में। आज़ादी के बाद इंपीरियल शब्द इंडियन में परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर बीपी पाल ICAR के फर्स्ट DG या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। और कब किए जाते हैं? सन क्या थी? 1965 में। 1965 में ICAR के फर्स्ट DG डॉक्टर BP पाल को नियुक्त किया जाता है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम आपको याद है, इससे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले रॉयल कमीशन की स्थापना होती है। तो रॉयल कमीशन की स्थापना कब होती है? 1926 में। यह रॉयल कमीशन अपनी रिपोर्ट को सन 1928 में सबमिट करता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सन 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हो जाती है। 16 जुलाई
1929 को ICR की स्थापना हो जाती है। और इसके पहले अध्यक्ष कभी आपसे पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष, या DG की बात नहीं कर रहा है, अध्यक्ष। ICAR का जो अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है। तो उस समय सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? खान बहादुर उस समय के पहले अध्यक्ष थे खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, काफी बड़ा नाम है। अगला प्रश्न, AR का अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन भारत सरकार का कृषि मंत्री, डी ऑप्शन कृषि राज्य मंत्री। इससे पहले हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी कि ICAR का अध्यक्ष कौन होता है। तो ICAR का अध्यक्ष होता है भारत सरकार का कृषि मंत्री। और इस समय भारत सरकार के कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ICAR के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में। ऐसे ही नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। और इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया जाता है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसलिए इसमें उपाध्यक्ष पूछा जाता है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। PH किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो PH किस भाषा का शब्द है? PH फ्रेंच भाषा का शब्द है। PH फ्रेंच भाषा का शब्द है। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन लैटिन। जिन शब्दों के अंत में कल्चर शब्द लगा होता है, कल्चर शब्द लगा होता है, वो सब कैसे होते हैं? लैटिन होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, ये सब कैसे हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसके शब्दों के अंत में कल्चर नहीं लगा होता है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इसके साथ साथ आपका सॉइल साइंस, सॉइल साइंस भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और आपने लेग्यूम, लेग्यूम भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। देखते हैं ग्रीक। ग्रीक जिन शब्दों के अंत में नॉमी या लॉजी लगा होता है वो सब कैसे होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं।
लेकिन इनमें एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है आपका? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अपवाद इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं इसको ग्रीक माना जाता है, कहीं कहीं इसको लैटिन प्लस ग्रीक माना जाता है। तो हमें हमेशा ऑप्शन के अनुसार ही इस प्रश्न को करना चाहिए। अगर ऑप्शन में लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच मान लीजिए यही ऑप्शन है तो पोमोलॉजी का सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता है लैटिन प्लस ग्रीक तो आपको सही आंसर लगाना है लैटिन प्लस ग्रीक। इंग्लिश एनिमल हस्बेंड्री यह किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। हमारा क्वेश्चन था पीएच किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं फ्रेंच भाषा के। जैसे आपका पल्स फ्रेंच भाषा का शब्द है। एक है ट्रक गार्डनिंग, बहुचर्चित ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है? यह भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। पल्स फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन लेग्यूम लैटिन भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स NBFGR की स्थापना सन 1999 में कहाँ पर हुई? इस प्रश्न में हमें एक आंसर तो प्राप्त हो गया कि NBFGR की स्थापना 1999 में होती है। भारत में टोटल 6 नेशनल ब्यूरो हैं, जिनमें से एक NBFGR भी है और NBFGR की स्थापना 1999 में लखनऊ में होती है। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। करनाल। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में है। कानपुर में। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। उसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? आपकी कानपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। बेंगलोर में। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? हसरगट्टा बेंगलोर में है। इसी क्रम में देखते हैं कि लखनऊ में और कौन कौन से हैं संस्थान हैं। लखनऊ में आपका CMAP लखनऊ में है। IISR लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। NBRI CDRI CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और बायोटेक पार्क, ये भी आपका लखनऊ में अवस्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। गेहूं की सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो वह अवस्था है CRI स्टेज। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह बुवाई के 21 दिनों के पश्चात आती है। 21 डे आफ्टर सोइंग DAS के बाद आती है। देखते हैं इस अवस्था के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया। शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। S नागराजन जी ने सुपर व्हीट की अवधारणा दी। सुपर व्हीट की अवधारणा S नागराजन जी ने दी। MS स्वामीनाथन जी भारत में पहले किसान आयोग के अध्यक्ष, किसान
आयोग के अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहले एम.एस. स्वामीनाथन जी। किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 2004 में। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज जो कि विश्व का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज था, यह 1987 में प्रदान किया गया। किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है? रोम, इटली में है। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, एनी बोरलॉग जी। एनी बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक, उसके साथ साथ इन्हें सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है किस क्षेत्र में किया गया, तो शांति के क्षेत्र में, पीस, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगला ऑप्शन, RBL भारद्वाज। हमारा प्रश्न था गेहूं की सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था, तो इस क्रांतिक अवस्था के बारे में RBL भारद्वाज जी ने ही बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, RBL भारद्वाज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया गया है? आप सभी जानते हैं कि सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। ऐसे ही देखते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। 2021 फ्रूट एंड वेजिटेबल ईयर, इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल ईयर। 2022 फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मछली पालन का वर्ष था 2022। 2024 कौन सा रहेगा? इंटरनेशनल कैमलेट ईयर, ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका कौन सा रहेगा? 2024, जो कि पहले से ही प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मिलेट्स को लेकर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन नागपुर, डी ऑप्शन हैदराबाद। कहाँ पर अवस्थित है ये? तो ये डी ऑप्शन हैदराबाद में अवस्थित है। तो राजस्थान में कौन कौन से संस्थान अवस्थित हैं? आपका काजरी और आफरी, एक और है नियाम, ये भी आपका राजस्थान में अवस्थित है। भोपाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, CIEA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है? भोपाल में है। नागपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ पर है? आपका नागपुर में है। हैदराबाद में और कौन कौन से हैं? हैदराबाद में काफ़ी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। आपका क्राइडा,
हैदराबाद में है। इक्रिसैट एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कहाँ पर है, भारत में है और हैदराबाद में स्थित है, इक्रिसैट। और नार्म भी आपका हैदराबाद में है। इससे पहले टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था NIRD टीजीटी 2021 का रिपीट क्वेश्चन है। पूछ लिया गया था कि NIRD कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र, सबसे ज़्यादा फसल चक्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ए ऑप्शन बाजरा गेहूँ, बी धान गेहूँ, सी मक्का सरसों, डी ज्वार चना। तो फसल चक्र जो होता है वो खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ ऋतु से स्टार्ट होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला खरीफ कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं फसल चक्र है, कौन सा है? धान गेहूँ। सबसे ज़्यादा फसल चक्र उत्तर प्रदेश में यही अपनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी धान गेहूँ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति फर्स्ट हाइब्रिड विकसित की गई? ए ऑप्शन अरहर, बी मटर, सी राजमा, डी चना। तो सबसे पहली हाइब्रिड किस में आई? अरहर में आई। वैरायटी का नाम ICPH8 किस संस्थान के द्वारा यह बनाई गई? तो इक्रिसैट कहाँ पर है ये हैदराबाद में है, एकमात्र इंटरनेशनल संस्थान जो कि इंडिया में है और बाद में है। सन पूछ लेता है कि अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड ICPH8 किस सन में विकसित की गई? तो सन 1991 में इसको बनाया गया। देखते हैं अगले ऑप्शन पर। अगले ऑप्शन है मटर। मटर पर मेंडल जी ने इस अपना आनुवंशिक प्रयोग किए थे, जो एक उद्यान मटर थी, उद्यान मटर। राजमा एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसी कारण जब आप राजमा की फसल लगाते हैं तो उसमें 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी पड़ती है, क्योंकि यह स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसके साथ साथ राजमा विश्व की मुख्य दलहनी फसल है। विश्व की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? राजमा है। भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? चना भारत की मुख्य दलहनी फसल है, मुख्य दलहनी फसल है। इसके साथ साथ चना रबी ऋतु की भी मुख्य दलहनी फसल है, रबी की मुख्य दलहनी फसल। अरहर आपका खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है, खरीफ की मुख्य दलहनी फसल। इस प्रश्न का सही आंसर है अरहर, जो सबसे पहले हाइब्रिड बनाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पूसा मैजेस्टी किस फल की उन्नत प्रजाति है? तो पूसा मैजेस्टी पपीता की बहुत ही बढ़िया किस्म है, बहुत बार पूछी गई किस्म है।
देखते हैं आम की कौन कौन सी वैरायटी हैं। दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, अल्फांसो, बहुत सारी हैं। नाशपाती की एक बहुचर्चित किस्म है बार्टलेट। यह किस्म बहुत बार पूछी गई है, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी गई है और लेटेस्ट टीजीटी 2021 में भी ये पूछ लिया गया था कि बार्टलेट किस फल की किस्म है, तो नाशपाती की है। देखते हैं हम केला की G9 ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार की गई, टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार की गई किस्म G9 केले की है। और इसकी पूवन, नेंद्रम, बसराई, बहुत सारी किस्में हैं जो अच्छी किस्में हैं केले की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पपीता। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि एक्सटेंशन का है। समाज की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट है। ए ऑप्शन गांव, बी ऑप्शन समुदाय, सी जाति या डी परिवार। समाज की मूलभूत इकाई क्या है? एक परिवार है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। तो समाज की मूलभूत इकाई क्या है? एक परिवार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी काफ़ी बार आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला होगा। प्रश्न है, प्रसार कार्य किसकी आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित होना चाहिए? ए ऑप्शन नेता की, बी ऑप्शन जनता की, सी ऑप्शन प्रसार कार्यकर्ता की, डी ऑप्शन राज्य सरकार की। तो किस पर होना चाहिए भाई? ये जनता की आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस किस वर्ष शुरू हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1957 में। तो भारत में प्रसार सेवा सन 1953 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। सन 1953 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। 1950 में सर्वोदय योजना चलाई थी। किसने चलाई थी? विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने सर्वोदय योजना चलाई थी। 1952 बहुत इम्पोर्टेंट, 1952 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया था। सन 1957 में AICRP ऑन मेज, सबसे पहले AICRP किस पे चलाई गई थी? मेज पे। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP मेज पर चलाई गई थी। इसी के तहत सन 1961 में मेज की फर्स्ट हाइब्रिड क्या नाम था उसका? गंगा 1। मेज की पहली संकर जाति गंगा 1 बनाई गई थी, जो 1961 में बनी थी। और ये कैसे दानों की थी? सफ़ेद दानों की मक्का थी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी 1953। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 21 मार्च, बी ऑप्शन 22 मार्च, सी ऑप्शन 5 जून, डी ऑप्शन 16 अक्टूबर। हमने कुछ देर पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी कि विश्व का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है 1987 में। यह किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? FAO। तो FAO की स्थापना रोम इटली में 16 अक्टूबर 1945 को होती है, और क्योंकि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को होती है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अन्य ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। 21 मार्च विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। 22 अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून आप सभी लोग जानते होंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। और हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी कि ICAR का जो अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है। और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री या यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? भारत सरकार के नरेंद्र सिंह तोमर जी। डॉक्टर हिमांशु पाठक जी वर्तमान 2023 में यह ICAR के DG हैं, ICAR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ये IARI के वर्तमान DG हैं, वर्तमान डायरेक्टर जनरल या DG हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन संबंधित है A बायोडीजल से, B उर्वरक उत्पादन से, C खाद्य प्रसंस्करण से, D मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। ए ऑप्शन बायोडीजल या जैव उर्वरक, ये ब्लैक रेवोल्यूशन काली क्रांति के अंतर्गत बायोडीजल, जैव उर्वरक या जेट्रोफा की खेती की जाती है। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ग्रे रेवोल्यूशन या हिंदी में इसे कहते हैं धूसर क्रांति। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसी क्रम में मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी खाद्य प्रसंस्करण। चलते हैं अगले
प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को फ्लैक्स क्रॉप के नाम से भी जानते हैं? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में TGT 2021 में पूछा गया था कि निम्न में से फ्लैक्स क्रॉप है तो किसे कहते हैं? अलसी को। अलसी को फ्लैक्स क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप के नाम से जानते हैं, वंडर क्रॉप। येलो जैवल या पीला सोना भी कहते हैं, पीला सोना या येलो जैवल के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी रहित मांस, इसे ही कहते हैं बोनलेस मीट। बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस सोयाबीन को ही कहा जाता है। रिचका। रिचका को चारा वाली फसलों की रानी। चारा वाली फसलों की रानी कौन है? रिचका है। रानी रिचका है। अगर राजा या सम्राट पूछ ले, चारा वाली फसलों का सम्राट कौन है? बरसीम। बरसीम चारा वाली फसलों का सम्राट है। फिंगर मिलेट या रागी, इसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर मिलेट। इसे क्या कहते हैं? गरीब मनुष्यों का अनाज। थोड़ा जगह बनाते हैं। रागी, फिंगर मिलेट। गरीब मनुष्यों का अनाज। गरीब मनुष्यों का अनाज क्या है? फिंगर मिलेट। यही बाजरा का इसी से मिलता जुलता है। गरीब मनुष्यों का भोजन। गरीब मनुष्यों का भोजन किसे कहते हैं? बाजरा को। अनाज किसे कहते हैं? फिंगर मिलेट को। और भोजन किसे कहते हैं? बाजरा को। इस प्रश्न का सही आंसर है कि फ्लैक्स क्रॉप किसे कहते हैं? तो अलसी को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 22, बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? मटन, बफन, चैवन या पोर्क? तो बकरी के मांस को हम कहते हैं चैवन। आमतौर पर बकरी के मांस को मटन माना जाता है, लेकिन नहीं, बकरी के मांस को चैवन कहते हैं। और मटन किसे कहते हैं? भेड़ के मांस को। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, लेकिन हम आमतौर पर बकरी के मांस को भी मटन मान लेते हैं, जो कि गलत है। बफन, ये भैंस के मांस को कहा जाता है बफन। पोर्क, सूअर के मांस को कहा जाता है। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क। अगर आपसे गाय का मांस को पूछता है तो गाय का मांस आपका है बीफ। अगर आपसे दलदली भैंस के मांस को पूछ ले तो कैरा बीफ। गाय के मांस को बीफ और दलदली भैंस के मांस को कैरा बीफ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चैवन। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चैवन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फेरोमोन प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप किसे आकर्षित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है मादा बग को, बी ऑप्शन है नर मोत को, सी ऑप्शन है मादा मोत को, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है नर मोथ। फेरोमोन ट्रैप है, ये नर मोथ को ट्रैप करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, भारत में बीटी कपास, बीटी कॉटन व्यावसायिक रूप में किस वर्ष आया? तो व्यावसायिक रूप में अगर बीटी कॉटन की बात करते हैं तो सन 2002 में, सन 2002 में बीटी कॉटन आता है व्यावसायिक रूप पर, लेकिन इसकी शुरुआत 1996 से होती है। 1996 में देखते हैं, ए ऑप्शन 1996। बीटी कॉटन की पहली पीढ़ी, बीटी कॉटन की पहली पीढ़ी जिसका नाम क्या था? बॉल गार्ड 1, BG1। इन्होंने क्राई 1 AC जिन का प्रयोग किया, क्राई 1 AC जिन का प्रयोग किया, जो काफ़ी समय तक रहा, लेकिन कुछ समय के बाद कीटों में रेसिस्टेंट ये होने लगा, तो नई पीढ़ी को बनाने की ज़रूरत पड़ी। अतः सन 2006 में बीटी कॉटन की दूसरी पीढ़ी BG2, बॉल गार्ड 2 का प्रयोग हुआ, और इसमें इन्होंने क्राई 1 AC जीन और इसके साथ साथ क्राई 2 AB जीन का प्रयोग किया। भारत में क्राई 1 AC जीन और क्राई 2 AB जीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगले ऑप्शन 2003, तो भारत में 2002 से 2003 में बीटी कॉटन का उत्पादन होने लगा था। साथियों, अगर आपको हमारी श्रृंखला अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901 में, 1972 में, 1903 में या 1904 में? तो प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना होती है 1901 में। इसी क्रम में सन 1972 में दूसरे सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। दूसरे सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। कई किताबों में 1969 दिया हुआ है, लेकिन 1972 ऑथेंटिक है। सन 1903 में आदर्श ग्राम योजना चलाई जाती है। किसके द्वारा? सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा आदर्श ग्राम योजना सन 1903 में चलाई जाती है। 1904 बहुत इम्पोर्टेंट। 1904 में सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? F. निकलसन के द्वारा सहकारी आंदोलन चलाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से बकरी की किस जाति को दूध की रानी भी कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? ए ऑप्शन है बर्बरी, बी ऑप्शन है बीटल, सी ऑप्शन है जमुनापारी, डी ऑप्शन है सानेन। तो दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है? सानेन नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है।
पहले ऑप्शन को देखते हैं, बर्बरी। इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है, सिटी गोट। एक खास बात और, इसके छोटे कान होते हैं और ये देखने में हिरन की जैसी लगती है, इसीलिए इसको हिरनी जैसी भी कहते हैं। बीटल, बीटल ये पंजाब की नस्ल है, पंजाब की है और देखने में जमुनापारी जैसी लगती है। देखने में कैसी लगती है? जमुनापारी जैसी लगती है और द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी का मतलब मांस एवं दूध दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन बर्बरी सिर्फ दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है। जमुनापारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इटावा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है और यह भी कैसी है? द्विप्रयोजनी है, काफ़ी बड़ी नस्ल है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूध की रानी सानेन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरिकल्चर से संबंधित खेती, ए लाख की खेती, बी शहतूत की खेती, सी अंगूर की खेती या डी मछली पालन। तो लाख की खेती संबंधित है लैक कल्चर। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लैक किस भाषा का शब्द है, तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। लैक कल्चर में लाख की खेती की जाती है। शहतूत की खेती, यही आपका सही आंसर है। मोरी कल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? शहतूत की खेती की जाती है। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को कहते हैं विटी कल्चर, विटी कल्चर, अंगूर की खेती। और मछली पालन को पिसी कल्चर, पिसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी शहतूत की खेती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूट किस कुल या फैमिली से संबंधित है? ए फैबेसी, बी यूफोर्बिएसी, सी टिलिएसी, डी मालवेसी। जूट की फैमिली कौन सी है भाई? सी टिलिएसी। जूट टिलिएसी फैमिली का सदस्य है। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फैबेसी, यह लेग्यूमिनेसी कुल का नया नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल का नया नाम है। जितनी भी दालें हैं सारी की सारी सब लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में आती हैं। यूफोर्बिएसी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आंवला, जेट्रोफा, इसे रतन जोत भी कहते हैं, जेट्रोफा, अरंडी, ये सब यूफोर्बिएसी कुल की हैं। मालवेसी कुल, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक भिंडी, कपास और पटसन, मालवेसी कुल के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है सी टिलिएसी। जूट टिलिएसी कुल का सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, सोयाबीन, सरसों, चाय का उत्पत्ति स्थल या ऑरिजिन प्लेस है? भारत, चीन, ब्राज़ील, इजिप्ट या मिस्र। सोयाबीन, सरसों, चाय का उत्पत्ति चीन, चीन उत्पत्ति स्थल है सरसों, सोयाबीन और चाय का। भारत किस किस का है? कपास, बैंगन, मूंग उड़द, मूंग उड़द, और भी बहुत सारी हैं। ब्राज़ील
मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राज़ील, आपका मूंगफली, इजिप्ट या मिस्र, बरसीम का। इसीलिए बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस फसल में सबसे कम प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी बाजरा, सी चावल, डी मक्का। इनमें से सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आप देख रहे होंगे कि सभी के सभी खाद्यान्न हैं, सीरियल्स हैं, सीरियल क्रॉप है सब। तो सबसे कम प्रोटीन अगर सीरियल में पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? चावल में। सबसे कम कितनी? 6 से 7%, मात्र 6 से 7% पाई जाती है चावल में। और देख लेते हैं और कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे आपकी गेहूँ में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 10 से 12%। 10 से 12%। बाजरा में लगभग इतना ही, 10 से 12%। लेकिन बाजरा की एक ख़ास बात है कि बाजरा में सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है। वसा प्रतिशत, फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में है? बाजरा में है। कितना है? 5%, जो कि सभी फसलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चावल में 6 से 7%, सबसे कम, यही हमारा आंसर है, 6 से 7%। और मक्का में 10% तक प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन वसा इसमें 4 से 4.5% तक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर वसा आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर वसा पाई जाती है आपकी मक्का में। पहले नंबर पर बाजरा में, सेकंड नंबर पर मक्का में। आशा है दोस्तों आपको यह सीरीज अच्छी लगी होगी। हम इस सीरीज़ से संबंधित और भी प्रश्नों को अगली वीडियो में लाएंगे। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।